पिछले कुछ दिनों के अंदर वेस्ट एशिया से ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान यूएस टेंशन्स लगातार बने हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं और अब इसका सीधा असर भारत के ऊपर भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि कई ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि भारत सरकार इस पूरी सिचुएशन को काफ़ी गंभीरता से देख रही है। फ्यूल कंजर्वेशन की बातें हो रही हैं, इकोनॉमिक डिसिप्लिन पर जोर दिया जा रहा है, इंपोर्ट्स और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को लेकर डिस्कशंस तेज हो गए हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और पॉलिसी सिग्नल सामने आने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी कई बड़े स्ट्रेटेजिक एंगल्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ ऑयल प्राइसेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस लंबा खिंचता है तो इंडिया की इकोनॉमी, रुपी, इन्फ्लेशन, फॉरेन पॉलिसी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर क्यों इंडिया अब एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ग्राउंड सिचुएशन है क्या। वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन्स अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सीज फायर डिस्कशंस और डिप्लोमैटिक टॉक्स जरूर हुई हैं, लेकिन रीजन पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ है और इस पूरे क्राइसिस का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के सबसे क्रिटिकल मैरिटाइम चोक पॉइंट्स में से एक। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है, यानी अगर यहां डिसरप्शन होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है? जब भी इस रीजन में मिलिट्री टेंशन्स बढ़ती हैं, शिपिंग कंपनीज रिस्क कैलकुलेशंस बदल देती हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, ऑयल टैंकर्स डिले होने लगते हैं और ग्लोबल मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में लगातार वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कई फेजेस में प्राइसेस 110 से $120 पर बैरल के आसपास तक पहुंचे। अब कई लोग सोचते हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित होता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मॉडर्न इकोनॉमीज पूरी तरह एनर्जी डिपेंडेंट हैं। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स, एविएशन, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, ऑलमोस्ट हर सेक्टर एनर्जी कॉस्ट से लिंक्ड होता है। और इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इंडिया अभी भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। यानी अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया सीधे इंपैक्ट अब्सॉर्ब करता है। सबसे पहला असर आता है इंपोर्ट बिल पर। ऑयल एक्सपेंसिव होगा तो इंडिया को ज्यादा डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो करंट अकाउंट प्रेशर भी बढ़ सकता है। दूसरा असर आता है रुपी पर, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट्स का मतलब है ज्यादा डॉलर डिमांड, और जब डॉलर डिमांड बढ़ती है तो रुपी कमजोर पड़ सकता है। तीसरा असर इन्फ्लेशन। फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ने का इंपैक्ट धीरे धीरे इकोनॉमी के हर हिस्से में दिखाई देने लगता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है और डेली एसेंशियल्स तक प्रभावित होने लगते हैं। यानी इनडायरेक्ट इंपैक्ट मिडिल क्लास और कॉमन कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। चौथा कंसर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। कई इंटरनेशनल एस्टिमेट्स पहले ही वार्न कर चुके हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक एलिवेटेड रहते हैं तो डेवलपिंग इकोनॉमीज की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में शामिल है, लेकिन लगातार एक्सटर्नल शॉक्स इकोनॉमिक मोमेंटम को स्लो कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि अब एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं रही, ये स्ट्रेटेजिक इशू बन चुकी है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आती है पीएम नरेंद्र मोदी की रीसेंट मैसेजिंग। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की फ्यूल कंजम्पशन कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को एनकरेज करें और लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। अब सरफेस लेवल पर यह सामान्य एडवाइजरी लग सकती है, लेकिन अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके पीछे बड़ा इकोनॉमिक लॉजिक दिखाई देता है। सरकार क्लियरली डिमांड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि अगर एनर्जी इंपोर्ट्स लगातार एक्सपेंसिव होते हैं तो उसका असर सिर्फ फ्यूल प्राइसेस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रेशर आता है फॉरेक्स रिजर्व्स पर, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर, फिस्कल बैलेंस पर और करेंसी स्टेबिलिटी पर। यानी ये सिर्फ फ्यूल बचाइए वाली मैसेजिंग नहीं है, बल्कि ये ब्रॉडर इकोनॉमिक डिसिप्लिन की तरफ एक पॉलिसी सिग्नल है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे पैनिक मैसेजिंग की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल रेजिलियंस की लैंग्वेज में रखा गया। यानी सरकार जनता को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर भी कर रही है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। लेकिन इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा लेसन क्या है कि इंडिया की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटीज में से एक अभी भी एनर्जी डिपेंडेंस है। हर मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इवेंचुअली इंडिया को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कोविड के दौरान सप्लाई चेन्स प्रभावित हुई, रशिया यूक्रेन वॉर के समय एनर्जी मार्केट्स डिस्टर्ब हुए, और अब हॉर्मुज टेंशन्स फिर वही कंसर्न सामने ला रहे हैं। यानी जब तक इंडिया इंपोर्टेड एनर्जी पर हेविली डिपेंडेंट रहेगा, तब तक एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल शॉक्स का रिस्क बना रहेगा। और शायद इसी वजह से इंडिया अब साइमल्टेनियसली कई डायरेक्शंस में काम कर रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, रशियन क्रूड डाइवर्सिफिकेशन, यूएस एलएनजी इंपोर्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स समझ चुके हैं कि फ्यूचर कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री पावर से डिसाइड नहीं होगी, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सब इक्वली क्रिटिकल होंगे। और शायद यही कारण है कि अब इंडिया आत्मनिर्भरता को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्लोगन की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल फ्रेमवर्क की तरह देख रहा है। अब यहाँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ इंडिया के स्ट्रांग रिलेशंस हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ और ब्रॉडर वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ। दूसरी तरफ इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स भी कंटिन्यू कर रहा है। यानी इंडिया ओपनली किसी सिंगल ब्लॉक के साथ फुल्ली अलाइन होने के बजाय मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। और शायद यही इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली चाहिए चीप एनर्जी, स्टेबल ट्रेड रूट्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसलिए इंडिया केयरफुली बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, न पूरी तरह वेस्ट कैंप में जाना चाहता है और न ही किसी सिंगल डिपेंडेंसी ट्रैप में फंसना चाहता है। और आने वाले समय में यही बैलेंसिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज भी बनने वाली है। फिलहाल आने वाले महीनों में कुछ इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस कितने स्टेबल रहते हैं, हॉर्मुज सिचुएशन कैसी रहती है, सीज फायर निगोशिएशंस आगे बढ़ती हैं या नहीं, रुपी मूवमेंट, इन्फ्लेशन डेटा, ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट्स और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। अगर टेंशन्स लंबे समय तक बने रहते हैं तो एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज पर प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन अगर डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू होता है तो मार्केट्स रिलेटिवली स्टेबलाइज भी हो सकते हैं। इसलिए अभी सिचुएशन पूरी तरह फ्लूइड बनी हुई है, और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट्स अभी प्रिकॉशनरी इकोनॉमिक पोजिशनिंग कर रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो करंट ऑयल क्राइसिस इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं आती, बल्कि आती है एनर्जी सिक्योरिटी से, सप्लाई चेन रेजिलियंस से, इकोनॉमिक डिसिप्लिन से, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस से। इंडिया अभी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोजीशन में जरूर है, लेकिन ग्लोबल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक्सटर्नल शॉक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और शायद यही कारण है कि सरकार अभी से डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस पर लगातार जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले दशक में ग्लोबल कंपटीशन सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि एनर्जी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बैटलफील्ड पर भी लड़ी जाएगी। अगर आपको ये डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या इंडिया आने वाले वर्षों में अपनी एनर्जी डिपेंडेंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएगा? और अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस लंबा चलता है तो उसका सबसे बड़ा असर इंडिया की इकोनॉमी के किस सेक्टर पर पड़ेगा? धन्यवाद।